गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगी अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा जो कल का टॉपिक था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आज हमारा टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बच्चों, हमने कल ब्लैक बॉडी रेडिएशन में देखा था कि किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने में फेल रही। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को समझाने फेल रहा और फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इसको किस प्रकार से समझाया। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है। बच्चों, जब किसी धातु पृष्ठ पर विशिष्ट आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बच्चों, जब किसी धातु पर कोई प्रकाश आपतित होता है और उस प्रकार की फ्रिक्वेंसी है जो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है, एक फिक्स फ्रिक्वेंसी उससे अधिक होती है, जिसे धेली आवृत्ति कहते हैं, वो उस का प्रकाश अगर किसी धातु पृष्ठ पर आता है तो उस धातु का जो इलेक्ट्रॉन है बाह्य कक्ष का, वो इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके जब उसके पास एनर्जी आ जाती है तो वो उस धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और जो धातु पृष्ठ से उत्सर्जित ये इलेक्ट्रॉन हैं इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये एक परिपथ कंप्लीट करते हैं तो इनसे प्रवाहित होने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों, आप देखो नीचे डायग्राम दिख रहा है ना आपको। यहाँ पर P1 प्लेट पर एक प्रकाश आपतित की जा रही है। इस प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी से अधिक है। जब इस प्रकाश को आपतित किया जाता है इस P1 प्लेट पर तो इस P1 प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बाद P2 प्लेट तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ये परिपथ क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। परिपथ कंप्लीट होने की वजह से इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। बच्चों, इस प्रकाश विद्युत धारा के प्रयोग से जो निष्कर्ष निकले थे वो निम्न प्रकार से थे। पहला जो निष्कर्ष था वो था कि एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। देखो बच्चों, इसमें बार बार कह रहा है कि एक निश्चित आवृत्ति, यानी कि जो आवृत्ति का मान है वो एक निश्चित फिक्स होता है। यानी ये नहीं है कि कोई सी भी आवृत्ति का प्रकाश हम आपतित करें और धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, नहीं। एक निश्चित आवृत्ति का अगर कोई प्रकाश डाला जाता है तो वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। तीव्रता आप जानते ही हो, एकांक क्षेत्रफल पर उत्सर्जित ऊर्जा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी अधिक फ्रिक्वेंसी की प्रकाश आपतित होगा उतनी अधिक उसकी तीव्रता होगी। तो देखो, प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश तीव्रता में अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये एक समानुपाती के रूप में एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। नेक्स्ट था कि निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए निरोधी विभव V0 प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अब पहले इसमें एक आया निरोधी विभव, वो क्या होता है? निरोधी विभव वह विभव है यदि जो पोटेंशियल दिया जाता है, विभव दिया जाता है, उसका ऋणात्मक दिशा में वह मान जबकि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाता है, उस विभव को बोलते हैं निरोधी विभव। तो निरोधी विभव
निश्चित आवृत्ति के प्रकाश के लिए निरोधी विभव V0 प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा चाहे वो तीव्रता चाहे कुछ भी हो, उसकी गतिज ऊर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका प्रकाश है, उसकी तीव्रता आप कुछ भी डालें, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उससे इफेक्टेड नहीं होगी। उसकी चाहे तीव्रता कम करें चाहे ज़्यादा करें, इलेक्ट्रॉन पहले की तरह ही उत्सर्जित होंगे, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये इस के प्रयोग में साबित हुआ। नेक्स्ट था निरोधी विभव V0 प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि जो निरोधी विभव था वो तीव्रता पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन आवृत्ति पर निर्भर करता है। यानी कि अगर हम अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालें तो निरोधी विभव का मान अधिक प्राप्त होगा, कम का डालें तो कम प्राप्त होगा। तो देखो, एक निश्चित आवृत्ति 𝜇0 से कम आवृत्ति के प्रकाश के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी कि हम जो भी प्रकाश डालते हैं धातु पृष्ठ पर, यदि उसकी आवृत्ति 𝜇0 एक निश्चित आवृत्ति से अगर कम होती है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। यानी कि अगर हमें किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है तो एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश ही उस पर आपतित कराना होगा, तभी हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस आवृत्ति को, इस फ्रीक्वेंसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अलग अलग पदार्थ, ये नहीं है कि सभी पदार्थों के लिए देहली आवृत्ति का मान फिक्स होता है, नहीं, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही देहली आवृत्ति का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट, जैसे ही प्रकाश आपतित होता है प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, अर्थात प्रकाश के आपतन तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पश्चात नहीं होती। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जैसे ही धातु पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, उसी क्षण उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, उसमें समय नहीं लगता। ये नहीं है कि अभी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हुआ, फिर वो ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर थोड़ी और ऊर्जा ग्रहण करेगा, दोबारा आपतित होगा, फिर ऊर्जा ग्रहण करेगा और फिर जाकर वो निकलेगा, समय लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ग्रहण करी और उत्सर्जित हो गया, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के ये 4 विशेष निष्कर्ष थे। इन चारों निष्कर्ष को समझाने में चिरसम्मत सिद्धांत असफल रहा। अब देखते हैं हम किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत असफल रहा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता। पहला, चिरसम्मत सिद्धांत, या हम इसको तरंग सिद्धांत भी कहते हैं। तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ेगा, जिससे धातु से मुक्त इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा मिलेगी, अतः गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए। बच्चों, तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जो भी प्रकाश आपतित होता है, अगर हम उस प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें, यानी कि प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में अगर हम वृद्धि कर दें, तो उस तरंग का आयाम एम्पलीट्यूड आप जानते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज़ होगा। एम्पलीट्यूड में वृद्धि होगी तो जो भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा उसको और अधिक ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा अधिक मिलेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होनी चाहिए, ये तरंग सिद्धांत कहता है। लेकिन अभी हमने प्रयोगों के द्वारा देखा कि गतिज ऊर्जा है जो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो तरंग सिद्धांत कहता है कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर करती है, जबकि हमारे प्रयोग कहते हैं कि गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो इस पॉइंट को तरंग सिद्धांत समझाने में असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, तरंग सिद्धांत क्या कहता है? तरंग सिद्धांत के अनुसार यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता इतनी है कि वह धातु के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पर्याप्त हो,
तो आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए। तो यानी कि तरंग सिद्धांत कहता है कि आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, कम ज़्यादा कुछ भी हो, बस तीव्रता का मान अधिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे नहीं। लेकिन हमारा जो प्रयोग कहता है, हमने अभी अभी देखा निष्कर्ष में कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का अगर हम प्रकाश आपतित कराते हैं तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। यानी जबकि प्रायोगिक तथ्यानुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, जिसे क्या बोलते हैं, दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को समझाने में भी तरंग सिद्धांत असफल रहा। नेक्स्ट, तरंग सिद्धांत या क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार प्रकाश तरंगों द्वारा आपतित ऊर्जा धातु तल के प्रकाशित क्षेत्रफल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में वितरित होती है, अतः इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा संचित करने में कुछ समय लगना चाहिए। तो बच्चों देखो, तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे प्रकाश तरंग है उसको हमने धातु तल पर आपतित कराया, धातु तल पर आपतित कराने के बाद उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो उनमें समान रूप से वितरित हो जाती है। अब समान रूप से वितरित हो जाती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो उत्सर्जित हो सके, तो वो कुछ और वेट करता है, समय का इंतज़ार करता है। जब और प्रकाश आपतित होता है तो वो उनसे भी ऊर्जा इकट्ठी करता है, और वो इतनी ऊर्जा जब तक कि उसको प्राप्त नहीं हो जाती कि वो उत्सर्जित होए तब तक वो उतना टाइम लेता है। यानी तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कुछ समय लगना चाहिए। लेकिन हमारा प्रयोग जो है वो कहता है कि धातु तल पर जैसे ही प्रकाश डालते हैं, प्रकाश आपतित कराते हैं, उसी क्षण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारे इस पॉइंट को भी, चिरसम्मत सिद्धांत हमारे इस पॉइंट को भी समझाने में असफल रहा। तो इस प्रकार से चिरसम्मत सिद्धांत या हम बोल सकते क्लासिकल मैकेनिक्स है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में असफल रही, उसकी व्याख्या नहीं कर सकी। फिर उसके बाद आया हमारा क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत ने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की। बच्चों, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। तो अब हम देखेंगे बच्चों क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बच्चों सन 1905 में आइंस्टीन को तो आप सभी जानते हो, आइंस्टीन ने प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पहले पढ़ चुके हैं, वापस से एक बार देख लीजिए ये सिद्धांत क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा फोटोन के रूप में प्रकाश के वेग से गमन करता है। प्रकाश के इस बंडल को फोटोन कहते हैं। तो हमारा जो क्वांटम सिद्धांत था, या हम उसको प्लांक सिद्धांत भी कह सकते हैं, वो क्या था कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, वो यानी सतत ना होकर विविक्त होता है, जो कि प्रकाश के वेग से गति करते हैं। और इन्हीं पैकेटों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एच न्यू की पूर्ण गुणज होती है। यानी फोटोन की ऊर्जा होती है वो इक्वल टू एच न्यू का मान होता है c/λ, तो hc/λ, जहाँ पर जो h है वो है उसका मान होता है 6.6 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। बच्चों देखो आइंस्टीन ने किस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था कि प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जो प्रकाश हम आपतित कराते हैं उसकी तीव्रता अर्थात प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उत्सर्जित ऊर्जा, ये जो फोटोन है इनकी संख्या पर निर्भर
करती है कि अगर फोटोनों की संख्या अधिक है तो तीव्रता का मान भी अधिक हो जाएगा, कम है तो कम होगा। न्यू आवृत्ति के विकिरण आपतित करने पर प्रत्येक आपतित फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जिसे धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यानी कि जब हम प्रकाश आपतित कराते हैं न्यू आवृत्ति का, तो उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो h न्यू होती है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, या हम बोल सकते हैं प्लांक सिद्धांत के अनुसार। तो धातु में जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है इस h न्यू ऊर्जा को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन इस h न्यू ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है तो ये दो प्रकार के कार्य उससे करता है। पहला, ऊर्जा का कुछ भाग तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कार्य करता है। इस ऊर्जा को धातु का कार्यफलन या दहली ऊर्जा फाई कहते हैं। अर्थात जो ये ऊर्जा h न्यू फोटोन की ये h न्यू ऊर्जा ग्रहण की जाती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो एक तो ये क्या कार्य करती है, ये इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण कर लेता है कुछ भाग को और धातु पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाता है। तो जितनी ऊर्जा वो ग्रहण करता है उसको बोलते हैं कार्यफलन या दहली ऊर्जा। फिर भी जो ऊर्जा का भाग शेष बचता है वो किस में कार्य करता है, वो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में काम आ जाता है। तो देखो बच्चों, एक h न्यू ऊर्जा से क्या क्या होता है, पहला इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम जानते हैं क्या मान होता है उसका, हाफ mv²। तो हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई। तो फाई का मान जहाँ पर होता है h न्यू 0। इसी समीकरण को आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। और आइंस्टीन की यही प्रकाश विद्युत समीकरण सबसे ज़्यादा फेमस है। कई जगह पूछा जा सकता है कि प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है आइंस्टीन की, तो वो होती है हाफ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। अब देखो जो आइंस्टीन थे उन्होंने इस प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा कैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो देखो, प्रकाश विद्युत समीकरण से आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। पहला पॉइंट, प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू पर निर्भर करती है, जबकि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो देख लो, तरंग सिद्धांत क्या कहता था कि गतिज ऊर्जा है जो तीव्रता पर निर्भर करती है, और जबकि हमारे प्रयोग कहते थे कि गतिज ऊर्जा आवृत्ति न्यू पर निर्भर करती है। और आइंस्टीन ने भी यह प्रूफ कर दिया कि गतिज ऊर्जा है जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं, जो कि प्रायोगिक तथ्यों के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, हाफ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। तो यानी हाफ mv² गतिज ऊर्जा है जो न्यू आवृत्ति पर डिपेंड है, इसमें तीव्रता कहीं भी नहीं है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट को उन्होंने प्रूफ किया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश विद्युत समीकरण से हाफ mv² इक्वल टू होता है h न्यू माइनस न्यू 0। यानी कि यदि न्यू 0 का मान न्यू से अधिक हो जाए, यानी दहली आवृत्ति का मान न्यू से अधिक हो, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी, जो कि कम हो। गतिज ऊर्जा न्यू 0 का मान न्यू से कम हो तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। अतः निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की विकिरण आपतित होने पर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। देखो बच्चों, तरंग सिद्धांत क्या कहता था कि नहीं, कोई भी आवृत्ति का प्रकाश डाल दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं नहीं। लेकिन हमारा प्रयोग क्या कहते थे कि नहीं, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का अगर हम प्रकाश डालेंगे तो ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और आइंस्टीन ने भी अपने प्रकाश विद्युत समीकरण से यह प्रदर्शित कर दिया कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के प्रकाश डालने पर ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार से क्वांटम सिद्धांत ने इस पॉइंट को भी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के इस पॉइंट को भी समझाया। नेक्स्ट पॉइंट, आइंस्टीन द्वारा धातु तल के इलेक्ट्रॉन फोटोन अवशोषित करते हैं और उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात कोई भी समय काल पश्चात नहीं रहती। बच्चों, आइंस्टीन ने बताया था कि जैसे ही धातु तल पर, अब हम क्वांटम सिद्धांत के अनुसार धातु तल पर फोटोन आपतित होते हैं, तो जैसे ही धातु तल पर फोटोन आपतित होता है, इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को
अवशोषित करता है उससे ये उत्सर्जित होता है। तो उसमें कोई भी समय नहीं लगता, समय पश्चात नहीं होती। तो यही हमारा प्रयोग कहता था। तो इस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के द्वारा की गई, जबकि चिरसम्मत सिद्धांत या क्लासिकल मैकेनिक्स इसको समझाने में असफल रहा। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।